महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ही वीडियो में यदि महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर थोड़ा बहुत भी चर्चा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आपको पता है कि वृहत संविधान है, बहुत बड़े बड़े अनुच्छेद हैं, इनको कई तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक तो आप अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं वो पढ़ लीजिए तो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। दूसरी, उन अनुच्छेदों के अंदर जो उपखंडों में क्या बातें हैं वो पढ़िए तो आपको और थोड़ा गहराई से अध्ययन हो जाएगा, तो और थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब आप अनुच्छेदों में और भाग जो विभिन्न भाग हैं संविधान के, उनमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ही आप, और इसके साथ ही विभिन्न वादों में, फैसलों में कोर्ट ने क्या किए, क्या संशोधन हुए, कब संशोधनों को रद्द किया गया, वर्तमान में क्या व्यवस्था वर्तमान में है, क्या विवादित चीज़ें हैं, ये सब जब पढ़ेंगे तब जाके आपको वृहत नॉलेज होगी, वृहत अध्ययन आपका होगा। तो आज के इस वीडियो में हम अपने इस 8 बजे के कोर्स में सभी प्रकार के जितने भी हमने आपको बताया अध्ययन के तरीके, सभी प्रकार के अध्ययन करेंगे। फिलहाल सामने एक परीक्षा नज़दीक है खंड शिक्षा अधिकारी की, उसके स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो कामगार रहेगा, काफ़ी उनका काम देगा उनको यह वीडियो विभिन्न। और इसका अगला पार्ट कल आएगा 8 बजे, डेली मैं ले आता हूँ। इतिहास भूगोल का चल रहा था, उसको 2 दिन रोक करके इसको हम पॉलिटी के जो विभिन्न संविधान के अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, उनको देख लेंगे। तो 2-3 दिन संविधान में ही हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक यदि आप हमारे सारे वीडियोस जो आते हैं 8 बजे न देखे हों तो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ 8 बजे वाला, वो आप सामान्य अध्ययन का अवश्य देखें। सुबह हमारी वीडियो देखना मत भूलिए जो सुबह के समय आती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभिन्न हमारे फ्री ग्रुप्स के लिंक दिए, उनसे जुड़ सकते हैं। और इन परीक्षाओं के हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं टेलीग्राम पे, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आज सिर्फ हम अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 भाग 1 जो है, भाग 1 में क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, उसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 3। इसमें नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात की गई है। और यह अधिकार दिया गया है केंद्र को, संघ को यह अधिकार प्राप्त है। तो इसमें संसद चाहे तो विधि के द्वारा किसी राज्य से उसका भाग अलग करके, या 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिला करके, या किसी राज्य में अन्य राज्य के भाग को मिला करके नए राज्य का निर्माण किसी भी प्रकार से दिए गए कर सकेगी। इसके अलावा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, और किसी के राज्य के नाम में भी यह परिवर्तन कर सकेगी। ये सभी अधिकार संसद को प्राप्त हैं संविधान के द्वारा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो राष्ट्रपति की सिफारिश महत्वपूर्ण होती है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक प्रकार से स्टाम्प होता है मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री का कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी शर्त है कि सिफारिश करने से पहले, अर्थात राष्ट्रपति जब सिफारिश करेगा उसके पहले एक कार्य करना होगा उसको, जो संबंधित राज्य हैं जो इससे प्रभावित होंगे फैसले से, उनके विधानमंडल पर विचार के लिए भेजेगा इस प्रस्ताव को, और एक समय निश्चित कर देगा कि इतने समय में जो विधानमंडल है अपनी राय दे, अपना निर्णय इसमें दे। हालांकि जो राज्यों के विचार होंगे इस फैसले से संबंधित, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक बार होता है ना, गांव में निमंत्रण दो तो एक बार पूछ लिया जाता है खाने के पहले, है, नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं। बस उतने से ही यह मतलब रखता है। इसमें जो मुख्य बात है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, एक तो अनुच्छेद 3 में है क्या, ये पूछा जाता है। दूसरा, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्रक्रिया से प्रश्न। तीसरा क्या पूछा जाएगा, साधारण बहुमत या विशेष बहुमत। तो याद रखिएगा, दोनों सदनों से साधारण बहुमत और साधारण जो विधायी प्रक्रिया है उसके द्वारा ही यह पास हो सकेगा। इसके लिए 368 में जो दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उससे संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।
तो यह संसद का जो कृत्य है संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इसको कोई नंबर जैसे 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, ये नंबर नहीं प्राप्त होंगे। ये नंबर उसी संशोधन में दिए जाते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जाता है। जो संविधान संशोधन की सामान्य प्रक्रियाएं हैं वो किसी प्रावधान में अलग से दी रहती हैं। जैसे अनुच्छेद 3 में और 4 में यह अलग से दिया है कि संविधान संशोधन यहाँ पे संसद सामान्य बहुमत के द्वारा कर सकेगी, तो इसके लिए 368 में जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ संसद को अधिकार प्राप्त। फिर अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, एक तो पूछ लिया जाता है समता का अधिकार कहाँ दिया है संविधान में, तो मूल अधिकार जो भाग 3 में है उसमें 14 से लेकर 18 तक का अनुच्छेद यह समता के अधिकार की बात करता है, सभी समान हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, दोनों बात इसमें की गई है, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है, अमीर गरीब का भेद नहीं करता है कानून। लेकिन यहाँ कुछ दिक्कत हो जाती है, जब दिक्कत हो जाती है तो इसीलिए विधि के समान संरक्षण का प्रयोग किया जाता है। दिक्कत क्या हो जाती है कि अमीर गरीब को यदि आप एक ही तराजू पे तौलेंगे तो कभी कभी ये अपने आप में एक विभेद हो जाता है, समानता में भी असमानता यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि उदाहरण है कि एक व्यक्ति दिल्ली तक 2 लोगों को जाना है, दौड़ना है, एक को आप लखनऊ से दौड़ाओ, एक को इलाहाबाद से दौड़ाओ, तो ये इलाहाबाद, ये समानता है, समय की समानता है, लेकिन असमानता कहाँ पे है, ये स्थिति की असमानता है। तो ठीक इसी तरीके से कि युक्त विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 का विधियों के समान संरक्षण यही बात कहता है कि विभेद किया जा सकता है, लेकिन यह युक्त होना चाहिए, इसका कोई अच्छा कारण होना चाहिए। और युक्त विभेद का जो निर्धारण करेगा वो हमारा न्यायालय करेगा, क्योंकि न्यायालय अभिभावक है हमारे संविधान का। ये पूछता भी है कि संविधान का अभिभावक कौन है, हमारा न्यायालय है, न्यायपालिका है, संविधान की व्याख्या करता है। दोस्तों लंबा वीडियो ना हो इसके लिए हम अनुच्छेदों पर बहुत ही विशेष चर्चा नहीं करके ऊपरी बातें केवल बताएंगे, जो इसीलिए आपका 2 वीडियो मैं ले रहा हूँ आज और कल भर में, नहीं तो एक लंबा वीडियो 2-3 घंटे का बनेगा, वो भी मैं ले आऊँगा आपके लिए, इसी सीरीज में ले आऊँगा, आप बने रहिए लगातार। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनमें जो खास बातें हैं परीक्षा के लिए वन लाइनर टाइप के, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। फिर भी आपको उम्मीद है मुझे कि आपको नॉलेज होगी। फिर अनुच्छेद 15 में आइए। 15-16 को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। अनुच्छेद 15 में आप पढ़ाई करिए तभी आपको नौकरी मिलेगी 16 में, याद रखिएगा। कब हमेशा जो है कन्फ्यूजन का कारण बनता है कि अनुच्छेद 15-16 में कभी शिक्षा कभी नौकरी, इसी में आप उलझ जाते हो। लेकिन याद रखिएगा पहले पढ़ाई फिर नौकरी, पढ़ाई करबो तभी नौकरी पाबो, मतलब कि ये इस तरीके से याद रखें तो हमेशा याद रहेगा आपको। तो 15 से 16, 15-16 में कभी कंफ्यूजन अब आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो 15 के 3 में अक्सर पूछता है कि 15वें के 3वें उपखंड में क्या है, तो स्त्रियों और बच्चों हेतु विशेष उपबंध किया गया है। वैसे तो सब में समानता होनी चाहिए, लेकिन स्त्रियों और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी दशा दयनीय है, इसलिए इनके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। अगर इनके लिए कोई विशेष उपबंध किया जाता है तो इस समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा, इसका मतलब यह है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 15 के 4 में 4वें उपखंड में SC ST OBC हेतु युक्त विभेद की बात की गई, सरकार विभेद कर सकती है। इसी तरह SC ST OBC के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात 15 के 5वें उपखंड में की गई है। और अभी हाल ही में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए जो SC ST OBC में नहीं आते हैं, वो चाहे जो हों, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े कौन होंगे उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा। अगला है 16वें में अवसर की समानता की बात की गई। नौकरी में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें अवसर की समानता की बात की गई है। चौथा उपखंड बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें नौकरी में SC ST OBC के आरक्षण की बात की गई है। चौथे के क वाले उपखंड में पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है SC और ST के लिए। पदोन्नति में आरक्षण काफी विवादित है, इस पे ढेर सारे वाद हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी भी चल ही रहा है एक प्रकार से मुद्दा वो।
ख जो है अनुच्छेद 16 का ख बैकलॉग भर्तियों की बात करता है, अर्थात बैकलॉग भर्ती, जैसे अभी कोई भर्ती निकली है, इसमें कुछ पद SC ST OBC जो या EWS भी अब हो गया, इनके लिए खाली रह जाते हैं, तो इनको अगली भर्ती में जोड़ा जा सकता है या फिर इनके लिए अलग से पूरी भर्ती ही निकाली जा सकती है बैकलॉग की। इसमें 50% की जो आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो इसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा, तो इसको वैध संवैधानिक अधिकार बनाया गया है बैकलॉग भर्ती को। तो ये ख 16 का क 16 के उपखंड क ख उपखंड चौथे का क और ख, ये याद रखिएगा। फिर उपखंड 6 में क्या है, अभी हाल ही में जो जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, EWS को नौकरी में, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया। ठीक है। फिर अनुच्छेद 17 महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, इसको राज्य और नागरिकों दोनों के विरुद्ध लागू किया जाता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य और नागरिकों दोनों के विरुद्ध है, तो अस्पृश्यता का अंत। ये न तो नागरिक ऐसा कुछ कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, अस्पृश्यता कर सकता है, छुआछूत कर सकता है, न ही राज्य को, यह राज्य को भी मनाही की गई है प्रकाश। ठीक है ना, इसको अपराध घोषित किया गया है। इसी के आधार पर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संसद ने बनाया था, जिसमें सजा की व्यवस्था है अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो। फिर उपाधियों के अंत की बात अनुच्छेद 18 में है, अक्सर पूछा जाता है, लेकिन उपाधियां सेना व शिक्षा को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में उपाधियां नहीं ले सकते। विदेशों से कोई उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होगी। दूसरी बात है कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म जो पुरस्कार हैं, ये सभी पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं, ये सभी उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि इसको अपने नाम के साथ नहीं लगाया जा सकता है, विवाद था। इन विवादों की चर्चा बाद में करेंगे, नहीं लंबा हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाक स्वातंत्र आदि विषयक अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, जिसके उपखंड 1 में, अब उपखंड में 1 में पहले 7 अधिकार थे, लेकिन अब कुल 6 अधिकार हैं स्वतंत्रता के। ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के तहत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, चुप रहने का भी अधिकार इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा RTI जो है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसी के दायरे में आता है। फिर है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार मिला। आप कहीं भी शांतिपूर्ण और बिना कोई आयुध लिए, हथियार लेकर न जाएं, आप सम्मेलन कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। सी में क्या है, संगम या संघ या अभी सहकारी समिति भी इसमें जुड़ गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में संशोधन हुआ, इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जिस तरह पंचायतें अनुच्छेद भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 के क में है, इसी तरह भाग 9 का ख जोड़ा गया 2011 में, और इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो यहां भी सहकारी समितियों को ऐड किया गया। सी में संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। डी है भारत में स्वतंत्र आबाद संचरण, कहीं भी आप आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, ये ई में किया गया है। एफ जो है, इसमें संपत्ति रखने की, बनाने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसको निकाल करके कहाँ रख दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको निरसित करके अब इसको केवल कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 300 के क में रख करके। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। अंतिम है जी, कारोबार का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें युक्त प्रतिषेध भी, शर्तें भी रखी गई हैं। जैसे शर्तें, भारत में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाएं। ठीक, तो युक्त शर्तें थोपी गई हैं। भारत की एकता, अखंडता आदि पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए इन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करते वक्त। जैसे अबाध आचरण है, तो इसका मतलब नहीं सड़क के बीचों बीच आप विचरण करने लगे, किसी को चलने ही नहीं दे रहे हैं, तो लोग अशांति में, परेशानी में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। अगला है 20वां, बहुत महत्वपूर्ण है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। तो इसमें 3 बातें आती है, तीनों का क्रम याद रखिएगा। पहले में क्या है
कार्येतर विधि से संरक्षण। कार्येतर मतलब कार्य करने के बाद, विधि मतलब नियम। अर्थात आज यदि आप कोई कार्य करते हैं और वो अपराध नहीं है विधि के द्वारा, और कोई बाद में विधि बन जाती है, उसमें अपराध घोषित कर दिया जाता है, तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। या फिर अभी जो दंड है उस अपराध के लिए जो आपने आज किया है, कल को कोई इसमें विधि बना दी जाती है तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी, उसके तहत आप दंडित नहीं किए जाएंगे, बल्कि आप जब अपराध कर रहे हैं उस समय जो लॉ है उसी के तहत दंडित किए जाएंगे। कार्योत्तर विधि से संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात एक ही कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए आपको दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। अर्थात मृत्यु दंड आपको प्राप्त है किसी व्यक्ति के लिए, तो उसी व्यक्ति के लिए दोबारा मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, बल्कि दूसरा अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए दंड आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए दो बार दंड नहीं मिल सकता। ठीक इस एक ही अपराध के लिए, प्रकार नहीं, एक ही अपराध के लिए आपको दोबारा दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, उससे दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त है आपको। फिर आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण तीसरे में है, अर्थात आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो पॉलीग्राफ वगैरह टेस्ट वगैरह, नार्को टेस्ट है, इसको अवैध कर दिया, असंवैधानिक घोषित किया है इसी के तहत। ठीक है, फिर 21वां है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अपने आप में संविधान ही है पूरा, इसको विस्तृत बनाता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, और अच्छी बात है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ हम बताना आपको भूल गए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो अपने आप निरसित हो जाता है, छीन लिया जाता है आपसे। जो अनुच्छेद 19 के तहत जो अधिकार आपने पढ़े वो सभी छीन लिए जाते हैं अपने आप। ठीक है, फिर अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार आपको मिले हैं, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अपराधों के लिए ये मतलब ये अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण मिला हुआ है, ये दोनों किसी भी तरह से छीने नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। क्योंकि कहीं न कहीं जो 1975 में आपातकाल लगा हुआ था, उसके अंतर्गत 20 और 21 का बहुत ज़्यादा अतिलंघन सरकार के द्वारा किया गया, लोगों का शोषण कहीं न कहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात महसूस की कि 20 और 21 में छूने नहीं दिया जाए किसी को, इसको टच नहीं करने दिया जाए। तो उन्होंने एक तो केशवानंद भारती में, हम आपको कभी बताएंगे केशवानंद भारती मामला, कि आधारभूत ढांचे की बात की थी, वो तो उन्होंने किया ही, इस तरह से उन्होंने न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा, बनाए रखा। दूसरी जो बात उन्होंने की, संविधान को भी सर्वोच्च बनाए रखा। दूसरी जो बात की उन्होंने, वो यह निर्णय था, बड़े निर्णयों में शामिल है, कि 20 और 21 को आपातकाल लगाते समय छीना नहीं जा सकता है आपसे। तो अनुच्छेद 21 में क्या क्या बातें आएंगी, इसका जो है वर्णन संविधान का जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पे करता रहता है। ढेर सारी बातें इसमें समाहित कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्णयों में, जिसमें से यदि महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। जैसे निजता का अधिकार हो गया, पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ में, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार MC मेहता बनाम भारत संघ में, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार MC मेहता बनाम भारत संघ में, आजीविका का अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का अधिकार, शीघ्र चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, निद्रा का अधिकार। जो रामलीला मैदान में जो कांड हुआ था, जिसमें सोते हुए लोगों को जगा दिया गया था, बाबा रामदेव उसमें भागे थे, वो रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव भारत संघ, इसमें निद्रा के अधिकार को मूल अधिकार इसके तहत लाया गया है, अनुच्छेद 21 के तहत। इसके अलावा तमाम अधिकार हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, टेलीफोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है, PUCL बनाम भारत संघ, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, अपने रुचि के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है, शफीन जहां बनाम KM अशोकन में। तो तमाम है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हाल ही में एक वाद था निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया से लेकर के, इसमें उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2018 में कामन काज बनाम भारत संघ के मामले में
लिविंग विल, मृत्यु वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्रदान की और कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमामयी जीवन का अंग है। फिर अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है 21A के अंतर्गत। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। 6 से 12 वर्ष के बच्चों का 22वां है अनुच्छेद 22, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है, लेकिन 22(3) के अंतर्गत विदेशी शत्रु और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए अलग उपबंध किया गया है। उनको कुछ संरक्षण जैसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की स्वतंत्रता या अन्य स्वतंत्रताएं कुछ इनको नहीं प्राप्त है, लेकिन पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में आता है। 23 में क्या है? 23 के पहले उपखंड में है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। किसी से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका अपवाद दिया गया है अनुच्छेद 23 के 2 में। अनुच्छेद 23 के 2 में अनिवार्य सिविल सेवा, संकट के समय राज्य अनिवार्य सिविल सेवा भर्ती कर सकता है लोगों को, तो 23(2) में बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन प्रतिषेध किया गया है। बच्चों मतलब यहां 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें मिलान करने के लिए अक्सर आता है, 25 से 28 तक है, जिसमें 25 अंतःकरण अपने धर्म को मानने प्रचार करने का अधिकार है, स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान आप जो है बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा है विशिष्ट धर्म हेतु करों की बात की गई, जैसे आपको मंदिर में कर लेना है या देना है तो आप दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ना तो राज्य कर इस प्रकार का विशेष देगा, किसी धार्मिक कर एक प्रकार से राज्य नहीं देगा। फिर धार्मिक शिक्षा, राज्य कोई धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा, लेकिन और धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति, अगर धार्मिक कोई कार्य होता है किसी ऐसी संस्था में जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उसमें किसी व्यक्ति को किसी उपासना में शामिल होने से पहले उसकी अनुमति, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। 28 में बात कही गई है। फिर संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, यह भी मिलान करने के लिए आता है अक्सर। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और 30वें में क्या है? अल्पसंख्यकों को उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत जो मदरसे आदि हैं वो स्थापित किए जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि धर्म और भाषा, ये अल्पसंख्यक जो हैं, इसमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं की है, इसको धर्म और भाषा से किसी धार्मिक और किसी भाषाई समूह को राज्य अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है, ये बात की गई है, अल्पसंख्यक की बात की गई है इसमें। फिर अनुच्छेद 32 को, इसको आप हमेशा 226 के साथ पढ़ें। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऊपर दिए गए किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और वहां पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या तो निर्देश देगा, या तो आदेश देगा, या तो फिर रिट जारी करेगा। ये रिट 5 तरह की होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रतिषेध या ये 5 रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत ये 5 रिट जारी कर सकता है। अंतर क्या है? हाई कोर्ट का जो अधिकार है 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकता है, जो हमने बताया, जबकि हाई कोर्ट जो है वो किसी भी कानूनी अधिकार के उल्लंघन पे या मूल अधिकार के उल्लंघन पे वह रिट जारी कर सकता है। ये दोनों में अंतर है। तो हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, 226 के अंतर्गत विस्तृत है, बड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। फिर अनुच्छेद 38 में आते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई। एक बार प्रश्न आया था कि उद्देशिका के अतिरिक्त
कहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, तो एक तो नीति निर्देशक तत्व आएगा, वो भी सही है, या फिर अगर नीति निर्देशक तत्व नहीं देता है तो अनुच्छेद 38 में साफ साफ लिखा हुआ है लोक कल्याणी राज्य की बात की गई है कि राज्य लोक कल्याण के बढ़ावा देने के लिए सभी कार्य कर सकता है। फिर अनुच्छेद 39 का क, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता को इसमें ऐड किया गया 39 के क में। फिर अनुच्छेद 40 महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात को, जो गांधी जी के विचार थे ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना, विकेंद्रीकरण, जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात की थी, उसको इसमें शामिल किया गया। और इसको साकार करते हुए बाद में अंत में आप देखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन जो कि ग्राम पंचायतों को शामिल करता है, वो बात उसमें रखी गई, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। फिर अनुच्छेद 43 के क में क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको भी जोड़ा गया। इसमें कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी को संविधान के भाग 4 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जोड़ा गया 43 के क में। ये अक्सर आता है, कब जोड़ा गया, क्या है इसमें। अनुच्छेद 43 के ख को 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों के वर्धन के लिए राज्यों को विशेष कार्य करने होंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है 43 के ख में। एक बात ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों को आप लागू करा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को आप लागू नहीं करवा सकते। अर्थात यह आप कह नहीं सकते कि राज्य यह कर नहीं रहा है, राज्य सहकारी समितियों का वर्धन नहीं कर रहा है, और इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण बात है, प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, इसको राज्य करेगा, राज्यों का कर्तव्य एक प्रकार से यहां पर रखा गया है। जिस तरह से आपके कर्तव्यों को, नागरिकों के कर्तव्यों को अनुच्छेद भाग 4 के क में जोड़ा गया, बाद में अभी हम चर्चा करते हैं, इसी तरह राज्यों का कर्तव्य यहां पर बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। तो 43 के ख में जोड़ा गया सहकारी समितियों के वर्धन को। फिर अनुच्छेद 44 महत्वपूर्ण है, समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड इसी में है, जिसकी वर्तमान में काफी चर्चा हो रही है। अनुच्छेद 45, ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी देखरेख और उनकी शिक्षा के संवर्धन के लिए राज्यों पर दायित्व सौंपता है। फिर अनुच्छेद 46 में SC ST और दुर्बल वर्गों को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों को सौंपा गया है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 48 के क में क्या है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण व वन्य जीव रक्षा, ये नया विषय 48 के क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 50 महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात इसमें है। फिर अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं प्रश्न। फिर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, कब, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 51 क एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया भाग 4 क के अंतर्गत। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं भारत में, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लिया गया, संविधान में रखा गया। ऊपर के जो 2 भाग थे मूल अधिकार, वो हमने USA के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से। वहीं जो दूसरा है, चौथा हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। वहीं मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिया है। इसमें शुरुआत में जब जुड़ा था मूल कर्तव्य तो 10 कर्तव्य कुल थे। एक कर्तव्य और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया उनके पेरेंट्स पे, अभिभावकों पे। और कुल मिलाकर ये अब 11 कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। फिर अब हम कुछ संविधानों को एक साथ पढ़ेंगे, अनुच्छेदों को जो बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 155। अब इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, 154 और 54 में एक जोड़ देंगे तो एक यहीं रहेगा, 155 हो जाएगा। दोनों लगभग समान बातें करते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात 54 करता है, अनुच्छेद 54, और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यही राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य हैं और जो विधान परिषद के सदस्य हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात इसमें की गई है। महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 को आप एक साथ पढ़िए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। तो दोनों को एक साथ आप पढ़ें, जब भी पढ़ें। विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे क्या क्या अधिकार हैं। बस इतना जानते रहिए कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही लगभग शक्तियां प्राप्त हैं। कुछ बातों को छोड़ करके, जैसे राष्ट्रपति जो फांसी की सजा है, मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकता है, पूर्णतः क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता है मृत्युदंड को। बाकी लगभग सभी शक्तियां समान हैं। अनुच्छेद 73, बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे जब राष्ट्रपति राज्यपाल के हम अंतर को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 को आप एक साथ पढ़िए। अनुच्छेद 162 यूपी पीसीएस 2019 की परीक्षा में पूछा गया था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो 162 में है। ठीक इसी तरह संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में दिया है। रट डालिए इसको, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 74 और 163 को एक साथ पढ़िए। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद जो राज्य की है उसकी बात की गई है। ठीक है, यहां पर मंत्रिपरिषद में मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 163 के अंदर मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 165 को एक साथ पढ़िए। अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी की बात की गई है, भारत के न्यायवादी की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। तो 76 और 165 को एक साथ पढ़िएगा। अनुच्छेद 76 अर्थात भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये दोनों में आपको अंतर करना है। इनकी नियुक्ति का जो प्रक्रम है, जो प्रारूप है, जो इनके कार्य हैं, लगभग समान है केंद्र और राज्यों के सापेक्ष। जैसे अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का जो न्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात इसको नियुक्त करने का प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है? उन्हीं के कृपा पात्र पर, अर्थात वही उसको नियुक्त करेंगे और वही उसको पदच्युत भी करेंगे, पद से हटाने का भी अधिकार उनको है। तो यह भी, और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता भी, ये दोनों ही क्या करते हैं? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राज्यपाल नियुक्त करेगा और पदच्युत भी राज्यपाल करेगा, दोनों। इसी तरह भारत का महान्यायवादी जो है यह भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इसकी योग्यता क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्य का अधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। अगला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान मंडल, विधान परिषद और विधानसभा, इनके अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ लीजिए, याद रख लीजिएगा। 79, 80, 81 में संसद, राज्यसभा, लोकसभा है क्रमशः, और 68, 168, 169 और 170 में विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में बताया गया है। तो यह भी अक्सर अनुच्छेद ही पूछ लेता है किसमें विधान परिषदों के गठन की बात है, तो 169 में। राज्यसभा के बारे में किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 80 में।
अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद में कौन कौन आता है? तो संसद में 3 लोग आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं और 2 संस्थाएं, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों ही संसद के अंग हैं। इसी तरह 168 में विधानमंडल दिया है। तो विधानमंडल का अंग कौन है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये विधानमंडल के अंग हैं। इन अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लंबे टॉपिक्स हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इसको अन्य वीडियोस में। फिलहाल इतना आप जानते रहिए। फिर अनुच्छेद 82 आता है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन या फिर यहीं पर परसीमन, जो आप सुनते हैं परसीमन, वो यहीं से आता है। इसी के आधार पर संसद क्या करती है? परसीमन अधिनियम बनाती है। परसीमन अधिनियम के तहत परसीमन आयोग बनता है। परसीमन आयोग में कौन कौन होता है? परसीमन आयोग में एक तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेगा। दूसरा कौन रहेगा परसीमन में? जो निर्वाचन आयुक्त है भारत सरकार का, ठीक है, जो भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो होंगे। और तीसरा आपके राज्य के जो संबंधित राज्य होगा उसके निर्वाचन आयुक्त होंगे। ये करता क्या है? प्रत्येक जनगणना के पास जब भी जनगणना होगी तो एक परसीमन आयोग का गठन सरकार करेगी, संसद करेगी, जो लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उन जो चुनावी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो क्षेत्र है, उनका परसीमन करेंगे। परसीमन कैसा होना चाहिए? ये परसीमन ऐसा होना चाहिए कि लगभग समान जनसंख्या पे समान प्रतिनिधित्व हो। अर्थात एक ही अगर राज्य है उसको इस तरह से बांटा जाए कि 1-1 लाख की जनसंख्या में 1-1 सीट आए। अगर 10 सीटें हैं और 10 लाख की जनसंख्या है तो 1-1 लाख की जनसंख्या में 1-1 सीट आए, ठीक। तो इस तरह से विभाजन हो। परसीमन को इसीलिए प्रत्येक जनगणना के बाद जो है अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि अभी तक केवल 4 परसीमन आयोग ही बने हैं। कब? 1952 में, 1971 में, 1973 में, 1992 में और 2001 में। केवल 4 परसीमन अभी तक बने हैं। पूछ सकता है कि कब कब परसीमन बना। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में आगे के जो अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण उनको देखेंगे और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ये लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है लाभ पा सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।